Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 3 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर नंबर 3 में हम टॉप 25 MCQs देखेंगे जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस सरकार में जो लेजिस्लेचर है वो ज़्यादा प्रायोरिटी लेती है एग्जीक्यूटिव के मुकाबले? तो जो सरकार है जिसमें विधायिका को कार्यपालिका पर प्राथमिकता दी जाती है, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, तो इसको प्रायोरिटी इससे पहले किस सरकार में दी जाती है? सही आंसर है डी ऑप्शन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो संसदीय सरकार होती है उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है लेजिस्लेचर को। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इंडिया में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो चाहिए 35 साल। बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का बनने के लिए 35 साल की आयु अनिवार्य है, मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, इनको जो है उस पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी वाइस प्रेसिडेंट को दिलवाता है कौन? प्रेसिडेंट। सी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में जो इंडियन पार्लियामेंट है उसको इतनी शक्ति दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 368 है, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि आप भारत के संविधान को संशोधित कर सकते हैं और वो भी इंडियन पार्लियामेंट में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, भारत के संविधान का वह कौन सी अनुसूची यानी शेड्यूल है जिसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन के ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जब भी वो डिफेक्टेड पाया जाता है, तो ये किस शेड्यूल में मेंशन है? तो इसका सही आंसर है 10th शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10th शेड्यूल है वो बेसिकली डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। जब भी कोई एमपी या एमएलए जो है डिफेक्टेड पाया जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से कौन सा स्तंभ है जो फाइनल इंटरप्रेटर है? तो अंतिम व्याख्याता जो की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो है स्तंभ आपका जुडिशरी। सी इज द करेक्ट आंसर। आसान भाषा में समझे, लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून बनाता है, उस कानून को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करता है और वो कानून सही है या गलत उस चीज़ को जुडिशरी चेक करती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के वो ये 3 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, अगर किसी नागरिक का कोई फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का क्या हनन किया जाता है तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है वो कहां पर अप्रोच कर सकता है? तो जब भी किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के अंतर्गत वो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट में राज्य के जो है अप्रोच कर सकता है। डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 226 में मेंशन किया गया है रिट्स के बारे में जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, भारत में किसे गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है यानी सार्वजनिक धन का रक्षक भारत में किसे जाना जाता है? तो गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोला जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 148 में इनके बारे में मेंशन किया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो शब्द है सेकुलर, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जोड़ा गया था, इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत? तो सेकुलर वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जोड़ा गया था प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत। बी इज द करेक्ट आंसर। 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इन 3 शब्द को इस 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत प्रियम्बल में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, जो आइडिया है वेलफेयर स्टेट का वो इनमें से किस में बताया गया है?
तो कल्याणकारी राज्य के विचार का जो निहित है वो बेसिकली बोला गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बी इज द करेक्ट आंसर, जिन्हें राज्य के नीति निदेशक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर इनमें से किसको देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपता है जो भी लोकसभा का डिप्टी स्पीकर है उसको। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, इंडिया ने जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो इनमें से किस देश के संविधान से लिया है? तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है और ये कंसेप्ट कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, राज्य के एक गवर्नर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत के नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी मेंशन की गई हैं? तो वर्तमान समय में है 11। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप्स की रिट हैं? तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। ए इज द करेक्ट आंसर, 5। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, जो लोकसभा है भारत की संसद की उसमें एससी और एसटी के कुल मिलाकर कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्हें रिजर्व सीटें कहा जाता है? एससी और एसटी की जो टोटल सीटें हैं वो रिजर्व सीटें हैं और कितनी रिजर्व सीटें हैं लोकसभा में? तो इसका सही आंसर है 131। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4 है वो इनमें से किसके साथ संबंध रखता है? तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशकों के साथ। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये पार्ट डील करता है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का एग्जीक्यूटिव हेड है? यहां पे स्टेट नहीं आएगा। इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड किसे बोला जाता है? तो इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कहा जाता है प्रेसिडेंट को। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है स्टेट का तो एग्जीक्यूटिव हेड आएगा स्टेट का गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इनमें से कौन से देश है जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम यूके का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, उस कमीशन का नाम बताइए जो कि 1928 में भारत आया, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था उसमें रिफॉर्म यानी सुधार करने के लिए। तो उस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई 1927 में, पर भारत में आया था ये फरवरी 1928 में। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, भारत के सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो सेंटर और स्टेट के जो भी डिस्प्यूट है उनको डिसाइड करता है। तो इनमें से वो किस ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जो पावर है सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की, वो आती है आपकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत। आर्टिकल 131 जो है इस मैटर को डील करता है जो कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, लोकसभा सेक्रेटरीट जो है इनमें से किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो डायरेक्ट कंट्रोल में आता है लोकसभा के स्पीकर के। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उसके संबंधित कुछ टेम्परेरी प्रोविजन दिए गए थे, वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन थे? तो जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और उसके लिए जो टेम्परेरी प्रोविजन बनाए गए थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 370 में मेंशन थे। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह कौन सा पार्ट है जो कि सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को डील करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट नंबर है 12, भाग 12, जो कि सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस को डील करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट और 25th क्वेश्चन है आपके पास, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको किस वर्ष जो है अधिनियमित
यानी इनेक्ट किया गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया गया था 1976 में। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, 1976। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किए टॉप 25 MCQs जो कि इंडियन पॉलिटी के बारे में बताता है। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।